बात करें तो आपको करंट अफेयर बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसको आप कैसे रिवाइव करोगे उसके लिए मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। आपको एक न्यूज़पेपर पता होगा, अंग्रेजी में छपता है, जिसका नाम है द हिंदू। देश का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स में से एक है। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, चाहे आईएएस लेवल के हो, आरएएस लेवल के हो, उनमें जो करंट अफेयर्स आता है वो द हिंदू जो अखबार होता है उसमें जो एडिटोरियल्स होते हैं या जो न्यूज़ होती है और जो न्यूज़ हाईलाइट होती है उसमें से निकल करके आते हैं। बेसिकली दिल्ली में छपता है ये अखबार, अंग्रेजी में छपता है, तो हमारे जैसे बाड़मेर जैसे रिमोट एरिया में ये नॉर्मली पहुंचता नहीं है, तो पहुंचता है तो शहर तक पहुंचता है और बहुत कम लोगों की उस अखबार तक रीच होती है, द हिंदू तक। और पहुंच भी पाता है तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं अंग्रेजी में होने के कारण। इसलिए मैं उस रोजाना 8 बजे करंट अफेयर्स आप समझ सकते हो लाइव लेके आऊँगा और उसमें आपको द हिंदू की जो एडिटोरियल है, जो राइटर्स उसमें बात कर रहे हैं या जो उसमें अंदर बात लिखी हुई है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज की आप क्लास देखिए, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास देखिए, अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो आप आगे क्लासें जारी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि इस तरह की क्लास लाइव हिंदू का कोई भी एनालिसिस नहीं करता है। आपने यूट्यूब पे हिंदू का एनालिसिस देख लिया होगा, वो भी अंग्रेजी में देख लिया होगा, लेकिन हिंदी के अंदर इतनी आसान भाषा के अंदर आपका द हिंदू अखबार का अंग्रेजी एडिटोरियल का क्या ये जो मैं करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ, ये बहुत ही रेयर केस में आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए, लास्ट तक ठहरे रहिए ताकि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो आपको बता रहा हूँ, मैं अखबार का नाम आपको याद रखना है, द हिंदू है, उसके करंट अफेयर से संबंधित बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अभी आज आपको पता है हमारा डेट है वो 9 मई है, 9 मई है। इस कारण आज का हिंदू अखबार मेरे तक पहुंचा नहीं है। जब पहुंचेगा मैं ई पेपर उसको डाउनलोड कर रखा है, उसमें पैसे लगते हैं, सब्सक्रिप्शन करके आपके लिए मैंने खरीदा है, उसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका एनालिसिस करता हूँ। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम से होते हैं उनको मैं आपके सामने लेके आता हूँ, वो आपके लिए मैं लेके आता हूं। तो आज का अखबार आया था लेकिन उसका एनालिसिस मैं आपको कल दूंगा। 9 मई का आपको 10 मई को मिलेगा। आज जो मैं आपको एनालिसिस द हिंदू का सुनाने वाला हूं वो एनालिसिस है कल का, यानी 8 मई के जो अखबार में न्यूज छपी थी उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि उसमें कौन सी न्यूज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में उससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। चलो तो अब शुरू करते हैं। आई थिंक काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। रमेश जी सर गुड, थैंक यू। सोनू बोस वेलकम सर, थैंक यू। अब बात करें, अगर मैं जब एक्सप्लेनेशन शुरू करूं और आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊं तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी मैं अपना सहभागी बनाऊं। आप यहाँ जुड़े रहिए लास्ट तक। चलो अब एनालिसिस करते हैं द हिंदू का। सबसे पहला एडिटोरियल, सबसे पहला जो न्यूज था परसों का न्यूज में था, आपने अगर देखा होगा, भारत का एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक शहर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश आपको पता होना चाहिए 2014 से पहले एक 2 स्टेट से मिलकर के बना हुआ था, वो तेलंगाना था। 2014 में तेलंगाना को अलग करके एक और स्टेट बना दिया गया और आंध्र प्रदेश अलग रह गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद है, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी अमरावती 2024 में, तब तक वो हैदराबाद दोनों की ज्वाइंट राजधानी रहेगी। अब अपन हैदराबाद क्यों जाना पड़ा आज आपको, या फिर आंध्र प्रदेश की बात क्यों आई? आंध्र प्रदेश में एक शहर है विशाखापट्टनम, ये भारत का एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है। जब बंदरगाह वो होता है जहां पे क्या होता है, गुड थैंक यू। अब जहां पे क्या किया जाता है, जहाज रोके जाते हैं, उनको सामान भरा जाता है, खाली किया जाता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। विशाखापट्टनम बहुत बड़े बंदरगाहों में आता है भारत के। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम में क्या हुआ, एक फैक्ट्री थी जिसका नाम है एलजी पॉलीमर्स। उसमें क्या हो गया, केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो गया, यानी गैस लीकेज हो गया। उसका रीजन क्या था उसके बारे में हम आज पूरे डिटेल से जानेंगे। आपने पढ़ा भी होगा अखबार में, 11 लोगों की मौत हुई थी, 11 डाइड, 350 हॉस्पिटलाइज, 350 के आसपास लोगों को क्या किया गया था, हॉस्पिटलाइज किया गया था। उसका रीजन क्या है, कौन सी गैस उसके लिए जिम्मेदार है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, ये गैसे ये संयंत्र में अगर गैस निकल जाए तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारा का सारा मैं आपको इसके मैं बताऊंगा एनालिसिस में। तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है ताकि आप इस एनालिसिस को अच्छे से समझ पाए। तो एलजी पॉलीमर्स विशाखापट्टनम, ये कंपनी का नाम आपको याद रखना है। इस कंपनी में ये गैस लीकेज हुआ था, विशाखापट्टनम में है। और गैस का नाम आपको बता देता हूं, स्टाइरिन नामक गैस थी। जब तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, पता लगाया, उस हिसाब से उस गैस का नाम क्या था, स्टाइरिन नामक गैस थी। और स्टाइरिन गैस का जो यहाँ पे क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था, स्प्रेड नियर 3 किलोमीटर, आसपास का जो 3 किलोमीटर का एरिया है वहां तक ये क्या है, गैस फैल गया था, जिससे काफी 11 लोगों की मृत्यु हुई। काफी लोग क्या हो गए थे, बेहोश हो गए, वहीं पे सड़क पे गिरने शुरू हो गए। लोगों को समझ में भी नहीं आया कि ये सारी चीज क्या हो रही है। तो कौन से शहर में, तो आपको फैक्ट्री का नाम पूछा जा सकता है, वो आपको याद रखना है। ट्रॉमेटिक इंपैक्ट, ये जो अभी
इसका जो ये गैस लीक हुआ, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा लोगों पे, और हमें एक बहुत पहले एक त्रासदी हुई थी उसकी याद दिला दी। वो त्रासदी आपको याद रखनी है, भोपाल गैस डिजास्टर, यानी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, 1984 में हजारों लोग मारे गए थे उसके अंदर। अगर आपको अच्छे से कभी पढ़ा हो आपने, ये पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी तो 1984 में हुई थी। वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी, ये दुनिया की सबसे खराब इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्या थी, हादसा था जो हुआ था। वैसा का वैसा ये हादसा हो सकता था, लेकिन हमारी सरकार और इतना ज्यादा लीकेज नहीं हुआ है, इस वजह से हम क्या हो गए, बचाव हो गया। तो आपको लीकेज क्यों कम हुआ, किस वजह से लीकेज हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला कारण इसका बन रहा है वो है लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम सब घरों में बैठे हैं, तो उस कंपनी में जो एम्प्लॉयर्स है या जो काम कर रहे हैं वो लोग भी घरों पे है। अब इतने बड़े थर्मल पावर को या इतने बड़े गैस प्लांट को चलाने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, बहुत से लोग चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये जो वाइजाग में हुआ है, यानी जो आंध्र प्रदेश में हुआ, ये पहली घटना है। इस लॉकडाउन के दौरान ऐसा 3 जगहों पे और हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कैसे एक और गैस रिसा हुआ था, नेवेली थर्मल पावर है तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर भी ऐसा बॉयलर ब्लास्ट हो गया था, वो भी ऐसा हुआ था। और ये तीसरी घटना थी जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हुई। तो इस घटना से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, थैंक यू नगाराम जी। अब उसमें क्या हुआ, इस लॉकडाउन के दौरान सिस्टम को सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं मिल पाई और उसकी सर्विसिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये जो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज होती है, हैजार्डियस इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसी खतरनाक जो उद्योग होते हैं, ये क्या हो पाते हैं, सही मेंटेनेंस नहीं होने पाने के कारण ब्रेकडाउन हो जाता है इनका, और इनसे गैस लीकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका रीजन ये था कि लॉकडाउन के दौरान थोड़ा ढंग से क्या नहीं हो पाया, मेंटेनेंस नहीं हो पाया, और सरकार जो वहां की जो अथॉरिटी है वो थोड़ा ध्यान नहीं पाया। अभी सभी के खिलाफ आपराधिक केस हुआ है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है वो बाद में मैं बताऊंगा क्यों हुआ है केस, उसके बारे में भी। अब अपन बात करते हैं इसके गैस के बारे में। जो गैस निकली थी उससे जो ये स्प्रेड हुआ था, उसका रीजन क्या है। उस गैस एक टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक गैस ये जो मैंने आपको बताया स्टाइरिन टॉक्सिक गैस का आता है, नशीली गैस है। अकॉर्डिंग सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंट ऑफ यूएसए, ये यूएसओ का एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की एक कंपनी है वो, उसके अनुसार स्टाइरिन इज अ न्यूरोटॉक्सिक टॉक्सिन, यानी ये क्या है, ये एक प्रकार की जहरीली गैस है। इफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसके ऊपर ये प्रभाव डालती है। अगर इस गैस के संपर्क में आप आ जाते हैं तो हमारे तंत्रिका तंत्र क्या होता है, वह हिस्सा शरीर का जो हमारे पूरे शरीर के दिमाग को, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर आपका तंत्रिका तंत्र फैले, तो फॉर एग्जांपल ये पेन रखा हुआ है, मैं इस पेन को भी नहीं उठा पाऊंगा अगर मेरा क्या है, तंत्रिका तंत्र खराब है। इस स्थिति में ये गैस सर्वाधिक जो प्रभावित करती है वो हमारे नर्वस सिस्टम को करती है। इसके बाद में इनहेल, इफ यू इनहेल दिस गैस, अगर आप इस गैस को क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, अंदर सांस में ले लेते हैं, तो ये आपके शरीर के अंदर चली जाती है। उससे भी आपको बहुत सारी क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। वो क्या डिफिकल्टीज होगी वो मैं बताता हूँ। पहली डिफिकल्टी होगी टायर्डनेस, यानी आप क्या हो जाएंगे, थकावट सी महसूस होने लग जाए, आप उसी जगह गिरने शुरू हो जाएंगे। तो ज्यादातर लोग वहां पे गिरे थे इस गैस के रिसाव के बाद, उसका रीजन टायर्डनेस ये था। इसका एबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आप क्या खो देते हैं, आपकी ध्यान की क्षमता खो देते हैं, यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता किसी चीज पे। इसमें बॉडी बैलेंसिंग, आपका बॉडी का जो संतुलन है वो खो देते हैं। तो आपने अगर सही तरीके से न्यूज में चित्र देखे होंगे तो कुछ लोग नाले में पड़े हुए मिले थे, उसका रीजन था उनका बॉडी से बैलेंस हो गया, क्योंकि उन्होंने उस गैस को अंदर ले लिया था। कौन सी गैस थी, स्टाइरिन। ये साइंस के स्टूडेंट इसको जरूर याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि विशाखापट्टनम में जो ये गैस रिसा हुआ था उसमें गैस कौन सी थी, तो स्टाइरिन थी। अब इसके अलावा इससे क्या हो सकता है, चेंज इन योर कलर विजन, आपकी आंखों का जो कलर है उसका विजन चेंज हो सकता है, आपको कम दिखाई। आपने पढ़ा होगा अखबार में, उनको जलन भी हो रही है आंखों में, ये इस गैस के क्या हुए, प्रभाव हुए, जो वहां पे जो लोग थे उनको हुए। इसके अलावा इस गैस का एक और मैं प्रभाव बताता हूं आपको, बहुत है ये प्रभाव एनिमल्स में भी होता है, यानी सिर्फ मनुष्य को प्रभावित नहीं करती है, पशुओं को भी ये गैस प्रभावित करती है, पौधों को भी, ये प्लांट्स जो थे उनके पत्ते सूख गए थे इस वजह से वो भी, उसको भी प्रभावित करती है। तो आप समझ सकते हो ये कितनी खतरनाक गैस थी। बहुत छोटे स्तर पर रिसा हुआ, ये हमारा भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। बाकी अगर ज्यादा गैस हो जाती तो हमें और बड़ी त्रासदी सामना करना पड़ता। मैं आपको बताऊंगा ऐसा कैसे रोका गया, कौन रोकते हैं, कौन इसके लिए काम करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आगे दी जाएगी। अब आपको बताते हैं ये जो गैस है रिसाव है, ये 3 तरीके से हो सकता है। पहला जो गैस रिसाव, पहला तरीका है वो है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, यानी छोटे काल के लिए इसका एक्सपोजर होगा। ये क्या करेगा, इफेक्ट योर आईज एंड लंग्स, ये आपकी आंखों को, आपके फेफड़ों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इससे क्या हो सकता है, यू हैव हेडेक एंड वीकनेस, आपका सर दर्द होगा और कमजोरी सी महसूस होगी उसके बाद में, अगर आपको शॉर्ट टर्म एक्सपोजर जैसा यहां पे हुआ है। ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर था, यानी कम समय के लिए हुआ था। इफ क्रॉनिक एक्सपोजर अगर थोड़ा उससे ज्यादा होता है तो आप हियरिंग लॉस, यानी आपकी सुनने की क्षमता भी खो सकते हैं इस गैस की वजह से।
इसके अलावा मेमोरी लॉस हो सकता है, यानी आप अपनी जो दिमाग की क्षमता है वो भी खो सकते हैं आप। इसके अलावा इससे एक पदार्थ निकलता है जिसको कहते हैं कैरिसिनोजोन, उससे क्या हो सकता है, आपको कैंसर भी हो सकता है। अगर थोड़ा गैस रिसाव ज्यादा है तो उसके बाद में इफेक्ट आएंगे कैंसर के। तो ये इतनी गैस खतरनाक थी, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और एक्यूट एक्सपोजर, इसके अलावा अगर और से भी ज्यादा होता है, अब तक जितनी भी स्टडीज हुई है इस गैस के बारे में, जितना अध्ययन हुआ है, कौन सी गैस की बात कर रहा हूं मैं, स्टाइरिन, फिर से नाम याद रखना आपको। उसकी जितनी भी स्टडी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि इससे किसी की मृत्यु नहीं होती, स्टाइरिन गैस से किसी की मृत्यु नहीं होती है, ये स्टडी बता रही है। लेकिन यहाँ पे तो डेथ अकर्ड हुए, जहां पे विशाखापट्टनम में 11 लोगों की मौत हुई, तो फिर वहां के इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि इतने लोग कैसे मरे, स्टाइरिन से नहीं मर सकते तो फिर इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उनको द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये डेथ स्टाइरिन के साथ साथ कोई और गैस थी जो क्या हो गई, उसका मिक्सअप हो गया और वो शरीर तक पहुंची, जिसकी वजह से हो सकता है उनको क्या हुई, उनकी मृत्यु हुई हो। तो ये तो बात थी आपके स्टाइरिन गैस के बारे में। स्टाइरिन गैस से मृत्यु नहीं होती है, बल्कि इससे कोई और गैस अगर मिक्सअप हो जाए तो उससे होने की संभावना है। तो उससे आगे क्या हो सकता है, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानकारी दीजिए। अभी मैं इसको पूरा करता हूं, उसके बाद आपके लिए भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बता दूंगा आपको। अब आपको बताते हैं कि अब इसमें ये जो फैली थी गैस, इसके बारे में बात करते हैं कि इस गैस को रोकता कौन है, ये अचानक से इतनी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, इतना कम नुकसान क्यों हुआ, जो हमारी सरकार इसके लिए काम करती है। तो रिस्पांस कौन है इसके लिए, कौन जिम्मेदार है, तो आपको बताते हैं। इसको रोकने के लिए जो संस्था जिम्मेदार होती है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, NDMA कहते हैं उसको, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हिंदी में आप कह सकते हो राष्ट्रीय आपदा जो संवर्धन जो संस्था होती है वो इसके लिए क्या करती है, कार्य करती है। इसके अलावा एक और संस्था काम करती है इसके लिए, NDRF नाम से, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इसी अगर किसी भी प्रकार की घटना हो जाती है, कहीं पे भी गैस लीकेज हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये दोनों संस्थाएं काम करती है। नाम याद रखना है आपको, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, NDMA नेशनल डिजास्टर आपदा प्रबंधन। अब आपको बताते हैं आपदा कितने प्रकार की होती है। आपदा दो प्रकार की होती है, एक आपदा होती है प्राकृतिक, एक होती है प्राकृतिक आपदा होती है। उसमें क्या होता है, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं हो, प्रकृति द्वारा, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये तो होती है आपके प्राकृतिक आपदाएं। इसके अलावा सुनामी हो गया, या फिर आपका किसी भी प्रकार का और प्रकार की जो आपके हो सकते हैं, भूस्खलन ले सकते हो या फिर हिमस्खलन ले सकते हो, सुनामी ले सकते हो। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आपके नेचुरल क्लाइमेटीज में आएंगे, यानी प्राकृतिक रूप से। इसके अलावा 10th क्लास, तो इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, एक होती कृत्रिम, जो मानव निर्मित, जैसे कहीं पे आग लग गई, ये मानव निर्मित है, ब्रिज टूट गया, ये मानव निर्मित है, या जैसे ये विशाखापट्टनम में हुआ, ये मानव निर्मित है, यानी मनुष्य ने इसके लिए, मनुष्य जिम्मेदार है, ना कि प्रकृति। ना तो प्रकृति ने वो ना प्लांट बनाया, ना ही वहां पे उन्होंने किया, इस वजह से ये जो है इसका कारण है। अब टीम कौन काम करती है, NDRF के साथ एक टीम काम करती है। जब मानवीय दुर्घटनाएं घटित हो जाए उसके लिए जो टीम काम करती है उसको कहते हैं CBRN टीम। CBRN का फुल फॉर्म होता है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। ये जो संबंधित टर्म्स होते हैं साइंस से संबंधित, इनके ये टीम मिलकर के काम करती है। NDRF की अभी तक 12 ऐसे गैस को होने का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण मैंने बता दिया, लॉकडाउन के कारण मेंटेनेंस नहीं हो पाया, तो उसका पहला कारण होता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का अर्थ होता है, यानी आप उस इंडस्ट्री को सही तरीके मेंटेनेंस नहीं कर पाए तो हो सकता है। कई बार टेरर अटैक भी हो सकता है, वो आपको बाद में बताएंगे, वॉर के बारे में भी हो सकता है। इसको रोकना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये पहली बात तो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, बड़े स्तर पे होता है, ट्रॉमेटिक नेचर है इसका, बहुत ही खतरनाक नेचर का होता है, तो इस वजह से उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नीड ऑफ डेडिकेटेड टीम्स, अगर आपको इस प्रकार की घटनाओं को रोकना है तो आपको अच्छे ट्रेंड लोग चाहिए जो NDRF और NDMA के लिए काम करें। अब हम बात करते हैं NDMA क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बारे में मैं बताता हूं आपको, पक्का एक सवाल किसी न किसी एग्जाम को आपको मिलेगा, उसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। NDMA अभी बहुत ज्यादा क्या है, खबरों में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका रीजन है अभी कोविड-19 चल रहा है, उसमें भी जो अधिनियम लगता है, एक्ट लगता है, वो भी यही राष्ट्रीय आपदा जो अधिनियम है वो लगता है 2005 वाला। तो इस वजह से NDMA जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सवाल पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो NDMA का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी, यानी कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है NDMA, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अधीन। तो आपके बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर वो इसको NDMA के अध्यक्ष होते हैं। होम मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके और क्या होते हैं, उनको वो उनकी जो संस्था होती है वो नोडल एजेंसी होती है। इसमें एक कमेटी होती है, जिस कमेटी का नाम है आपको याद रखना है, NEC कहते हैं इसको, फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी।
इसका काम क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट अंडर एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जो एक्ट था उसके अनुसार इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है इस कमेटी का, नेक का। ये क्या करती है? अरेंज एयरलिफ्ट फॉर केमिकल फ्रॉम गुजरात टू वाइजाग फॉर न्यूट्रलाइज द गैस। ये गैस वहां फैल गई, लोगों में फैलनी शुरू हो गई। अब इस गैस को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जब कोई गैस फैलनी शुरू होती है तो उस गैस का एक गैस और होता है जो क्या कर सकता है, उसको न्यूट्रल कर सकता है उस गैस को। तो गुजरात में वो गैस थी जो ये हमारी कमेटी है एनईसी, उसने एयरलिफ्ट किया। एयरलिफ्ट का मतलब होता है हवाई जहाज या किसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां तक पहुंचे, वो गैस लेके गए और इस गैस को न्यूट्रलाइज किया और लोगों की जानें बचाई। तो ये भी इसके लिए काम करता है। तो कौन काम करता है? एनडीएमए काम करता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनडीएम की बहुत सारी शाखाएं होती है। एनडीएमए के अंडर काम करता है एसडीएमए। एसडीएम का हुआ एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके नीचे एक और संस्था काम करती है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक चैन के रूप में जुड़े होते हैं। अगर किसी जिले में अगर डिजास्टर होता है, किसी प्रकार की आपदा आती है, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ आ गई, तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके लिए काम करेगी। फिर वो इंफॉर्मेशन किसको देगी? स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी को, ताकि वो उनसे जुड़े कोऑर्डिनेट हो जाए। फिर नेशनल तक बात जाएगी, पूरा देश एक होकर के फिर क्या करेगा, उस डिजास्टर के खिलाफ लड़ेगा, कम से कम लोगों की जान जाए, उस डिजास्टर को फैलने से रोका जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए, ये तीनों आपको फॉर्म्स आपको क्या रखने, याद रखने। अब आपको बताते हैं, अगर इसी प्रकार की गैस लीकेज हो जाते हैं तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं, यानी हमारे जीवन पे इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो बताते हैं। लार्ज स्केल, बहुत बड़े लंबे बड़े स्तर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। टॉर्मेंट इंपैक्ट, इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। और टॉक्सिकल एंड हैजार्डियस गैस रिलीज, ये इस प्रकार की जो गैस होती है उसके रिलीज होने का कारण एक तो एक्सीडेंटल हो सकता है, बता दिया मैंने आपको गलती से। दूसरा हो सकता है डिलायबिलिटी, यानी कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेररिस्ट टाइप के लोग, वो क्या कर सकते हैं, जानबूझकर ऐसी गैसों को लीकेज कर देते हैं। इस वजह से भी ये गैस फैल सकती है। लेकिन वाइजाग वाले केस में, यानी इस विशाखापट्टनम वाले केस में ऐसा नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इंपैक्ट क्या हो सकते हैं इसके, हमारे शरीर के ऊपर और किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे, मानव संरचना शरीर पर, लाइव स्टॉक पशुओं पर, प्लांट्स पौधों पर, इन्वायरमेंट यानी हमारे पर्यावरण पर, एंड द प्रॉपर्टी यानी हमारे आसपास की जो संपत्ति है उस पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या रिजल्ट क्या हो सकते हैं इसके, इस प्रभाव के? डेथ, यानी किसी की मृत्यु भी हो सकती है, जैसा विशाखापट्टनम में हुआ है। इंजरी, लोग घायल भी हो सकते हैं, जैसा यहाँ पे भी हुआ है। डिजीज, बीमारी हो सकती है आपको। एंड डिसेबिलिटी, यानी आप क्या हो सकते हो, डिसेबल हो सकते हो, कई सालों तक आपको क्या नहीं होगा, इसके इंपैक्ट रहेंगे। अभी इस वाले के तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी कई सालों तक इंपैक्ट रहेंगे। ऐसा आपको अगर याद हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, अब तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए। एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में, फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 के बीच में। अब उस दौरान क्या हुआ था, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका, यूएसए, जो दुनिया की सबसे उस वक्त ताकतवर कंट्री था, उसने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या परमाणु बम गिरा दिए। उन परमाणु बम में भी ऐसी गैसेज होती है। तो आज तक जापान में जब बच्चे पैदा होते हैं या वहां पे जिस एरिया में ये गिराए गए थे, उस पर्यावरण में आज तक उस गैस का प्रभाव रहता है। वो बच्चे डिसेबल्ड पैदा होते हैं, या उन्हें सुनने की क्षमता खराब होती है, आंखों की क्षमता खराब होती है, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। उसका रीजन आप समझ सकते हो। आज उन चीजों को मेरे हिसाब से कम 70-80 साल होने का है, फिर भी इंपैक्ट है। लेकिन ये तो अभी गैस फैली, इतना ज्यादा एनवायरमेंट में नहीं गया था। अगर ज्यादा फैल जाती तो ये हमारे एनवायरमेंट में चली जाती, हमारे वायुमंडल में चली जाती, और फिर जो भी इस वायुमंडल में सांस लेता उसके ऊपर इसके क्या पड़ते, इंपैक्ट पड़ते। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये काफी क्या है, खतरनाक गैस है, जो क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। अगर यही गैस स्प्रेड हो सकती है, किसमें स्प्रेड हो जाए, सोइल में, हमारी मिट्टी में मिल जाए, तो हमारे भोजन के जरिए हमारे शरीर में आ सकती है। अगर ये चीज वाटर बॉडीज में मिल जाए, जैसे समुद्र है विशाखापट्टनम के पास में, अगर उसमें मिल जाएगी तो भी समस्या कर सकती है। किसी जलाशय में मिल गई तो भी ये क्या कर सकती है, हमारे नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर एटमॉस्फेयर में चली गई, एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वातावरण में, यानी हवा में शामिल हो गई, तो भी ये क्या पहुंचा सकती है, नुकसान। रिजल्टिंग लॉन्ग टर्म पोल्यूशन, इससे लंबे समय के लिए प्रदूषण बना रहेगा। लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट, इससे क्या हो गए, लंबे समय के लिए हमारे शरीर पर इसके बहुत बुरे प्रभाव होंगे। इस वजह से इन गैसों को रोकने के लिए क्या किया जाए। अब अपन बात करते हैं केमिकल डिजास्टर के बारे में, यानी रसायन आपदाएं कैसे, इस तरह की आपदाएं कैसे आ सकती है। इसको लिस्टेड किया गया है किसके अंदर, टॉर्मिक डिजास्टर एंड एनडीएमए वेबसाइट। एनडीएमए का वेबसाइट होता है, अगर आप उसको विजिट करना चाहते हैं, एनडीएमए की वेबसाइट पे जाइए, आप देखेंगे ये सारी वहां पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और उसमें ये जो गैस है, केमिकल जितने भी होते हैं, इनको खतरनाक पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी इनको कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता है, और ना ही इसको बगैर सरकार की क्या है, बगैर सरकार की क्या होगा, अनुमति की इसको बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। अगर अपन बात करें
ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जो हमारी राष्ट्रीय आपदा आती है, आपदाओं का जो पॉलिसी बनी हुई, प्लान बनाया सरकार ने अंडर डीएम एक्ट 2005 यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में ये काम करती है। जैसे कोविड-19 से लोग लड़ रहे हैं, अभी आपने देखा हो डॉक्टर्स पे काफी हमला हुआ था। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आवाज में प्रॉब्लम मैं देखता हूं भी। तो अगर इसमें क्या होगा कि अगर ये जो डीएम एक्ट है यानी जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये 2005 लागू होता है कोविड-19 के लिए। अभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स पे हमले हुए थे, तो अभी उस वक्त उतने ज्यादा कड़े कानून नहीं थे। अभी सरकार ने इस एक्ट के अंदर 2005 के एक्ट के अंदर क्या किया, बदलाव किए। अब अगर डॉक्टर्स पे कोई हमला करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की आपको घटनाओं से दूर रहना है। तो अभी यही गैस जो रिसा हुआ था, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से। क्या रहता है, हाईएस्ट रिस्क किसको रहता है, अगर ये गैस लीकेज होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा। तो आपको ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, जो प्लांट होता है जो वहां पे लगा हुआ जो थर्मल पावर प्लांट होता है, उसमें सर्वाधिक नुकसान होने की ज्यादा रहेगी। एम्प्लॉय, वहां पे काम करने वाले लोग, वर्कर्स, उनके लिए। केमिकल व्हीकल्स, अब क्या होता है जो इसके अंदर गैस होती है, अगर उसको हमको एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाना है तो हम गाड़ी में भर करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। उस दौरान अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो भी इसके फैलने की संभावना रहती है और लोगों को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। और इससे अलावा और कौन हाईएस्ट रिस्क पे रहते हैं, यानी किसको सर्वाधिक नुकसान हो सकता है, रेजिडेंट ऑफ नियर बाय सेटलमेंट, उसके आसपास रहने वाले लोगों को इससे ज्यादा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। द वेज केमिकल डिजास्टर मेर अकर, और क्या रीजन हो सके, एक तो मैंने बताया एक्सीडेंट, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं हुआ, इस वजह से हो गई। और क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके कारण हो सकते हैं आपको ह्यूमन एरर्स, मनुष्य की कोई गलती हो सकती है। टेक्निकल एरर, यानी वहां पे जो कंप्यूटर्स या मशीनें लगी होती है वो अगर सही तरीके से काम नहीं करे तो भी इस गैस का लीकेज हो सकता है। एंड द मैनेजमेंट एरर्स, और कोई भी मैनेजमेंट में कमी रहने की वजह से। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंड्यूस इफेक्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, अगर ऐसे पावर प्लांट के नीचे क्या आ जाए, किसी भी प्रकार का भूकंप वगैरह या किसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जो, तो और अगर इसमें लीकेज हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये फैल सकती है। इसके अलावा ये क्या हो सकती है, एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैजर स्कैम, अगर इस स्कैम को, केमिकल को ले जाते वक्त क्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो जाए उस गाड़ी का ले जाने वाली का, तो भी ये गैस फैल सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। वेस्ट प्रोसेसिंग डिस्पोजल अनसाइंटिफिकली, अगर इसको अवैज्ञानिक तरीके से, इसका जो पीछे बचा हुआ कचरा, इस काम क्या आती है बता देते हैं आपको। इस जो गैस कल रिलीज हुई थी परसों, उसमें क्या होता है, टायर बनाए जाते हैं, जो ये रबर होता है उसका सिंथेटिक टायर्स रबर बनाया जाता है। तो वो अगर उसको सही तरीके से रबर वगैरह बनाने के बाद में अगर उसको सही तरीके डिस्पोज नहीं किया गया, दबाया नहीं गया, तो भी फैल सकती है। इसके अलावा कई बार टेररिस्ट अटैक होते हैं, यानी जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इन प्लांट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, फिर इनका सिस्टम हैक करके फिर क्या करते हैं, उनको गैस रिसाव कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, अनरेस्ट लीडिंग द सॉफ्टेज, अगर कई बार राइट्स फैल गए, किसी प्रकार के दंगे हो गए और लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो भी इससे फैलने की संभावना। ये सारी संभावनाएं बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं हुआ ये मत नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना, ये मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं। और इसके अलावा इसके केमिकल वॉरफेयर, कई बार कई देशों, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो अगर सामने वाला देश को लगता है कि इस देश को अगर हमें हराना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खत्म करना है, तो हम ऐसा करते हैं, इनके गैस पावर प्लांट्स पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो उसके ऊपर मिसाइल दाग सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये फैल सकती है। तो आप समझ सकते हो कितना लोग इस डेंजर के अंडर में रहते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया था, आपके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन थी इस वजह से। और इसका मैंने आपको बता दिया, ये गैस 20 सेंटीग्रेड नीचे तापमान से नीचे लिक्विड में रहती है, यानी तरल में रहती है। अगर इससे ज्यादा तापमान हो तो फिर ये गैस में बदल जाए। तो अभी ये इसका जो गैस लीकेज हुआ उसका रीजन भी ये तरल में नहीं थी, किसमें थी, गैस में थी, इसका नहीं हवा में फैल गई और लोगों को क्या पहुंचा, नुकसान। अब बात करते हैं भारत सरकार इसके लिए क्या काम करती है, यानी भारत सरकार ने इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, यानी क्या तैयारी की भारत सरकार ने, मिटिगेशन कैसे उसको कम करने की कोशिश की, उनके रिस्पॉन्स क्या थे। तो आपको ध्यान रखना है, डीएम प्लान एंड पॉलिसी जो उस योजना के तहत गाइडलाइंस जारी की हुई है। इंडिया विटनेस भोपाल गैस ट्रेजेडी, भारत ने इससे पहले भी एक भोपाल गैस ट्रेजेडी मैंने शुरुआत में बताया था 1984 में, जिसमें मिथाइल साइनाइड जो नामक गैस थी वो फैली थी और हजारों लोगों की इसमें क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और आज भी कई लोग ऐसे वहां पे पैदा होते हैं जो डिसेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, हम भगवान के शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा इस चीज के वल्नरेबिलिटी एंड पोटेंशियल रिस्क रहता है लोगों पर ये फैलने का। इसके अलावा रेगुलेशन फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, सरकार ने नियम बना रखे हैं, गाइडलाइंस बना रखी है। अगर आप किसी ट्रक में भर करके या टैंकर में भर के ये गैस लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, इसको कैसे, उनके लिए क्या क्या नियम है वो सरकार ने रेगुलेट कर रखे हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल इंस्टीट्यूशन फ्रेम यानी ऐसे संस्थान बनाए गए जो इसके लिए काम करते हैं। कौन कौन से वो बता देता हूं आपको। इसके लिए कई एक्ट काम करते हैं इस तरह की गैसों के रिसाव को रोकने के लिए। वो एक्ट है एक्सप्लोजिव एक्ट 1884,
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण कानून 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 1991 के तहत जनता को बचाने के लिए जो एक्ट है वो आया हुआ है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ये सारे एक्ट काम करते हैं। अगर इस तरह का गैस का रिसाव हो जाता है तो उससे कैसे इन एक्ट के तहत बचा जा सकता है। और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये बहुत ज्यादा काम करता है इसके लिए। अब आगे बात करते हैं इसके एक और आर्टिकल इसी अखबार में छपा था, उस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। उसमें सरकार को कुछ उन्होंने सजेशन दिए इस आर्टिकल में कि आप सरकार इस तरह की जो अगर चीजें फैलनी शुरू हो जाए तो क्या होगा। तो इसके रोकने के लिए इसका पहला कारण तो उन्होंने बताया रीजन है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के दौरान सरकार बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इस घटना से सीख लेनी चाहिए और आगे जो गैस प्लांट्स है उनमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ऐसा फिर से वापस दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, ये जो गैस है अभी मैंने बताया साइट्रेन जो गैस थी, ये जो गैस है ये 1989 का जो हैजार्डियस केमिकल्स रूल्स आए थे उसकी लिस्ट में थी ये, और इसको सिर्फ मैन्युफैक्चर सरकार कर सकती है, स्टोरेज भी सरकार कर सकती है, इंपोर्ट भी सरकार कर सकती है, हैंडल भी सरकार करती है, यानी बाकी चीजें इनको इंपोर्ट और हैंडल नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं इसके लिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और आइडेंटिफाई लैप्स यानी इसमें किस कमी की वजह से ये गैस रिसा हुआ उसको देखना, फिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों की वजह से हुआ उसको भी इसके लिए काम किया। इसके अलावा जो विक्टिम्स है इसके 11 लोग जो मृत्यु हुई है उन लोगों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी घोषणा की होगी। अब इसके अलावा इसके विक्टिम्स है उनको ज्यादा से ज्यादा मेडिकल नीड्स पहुंचाई जाए, ये भी इस आर्टिकल में कहा गया है। क्वालिटी हेल्थ केयर अच्छा उसको क्या मिले, हेल्थ केयर, क्योंकि 1984 की जो घटना हुई थी उसमें लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है। वो लोग आज भी अनजस्टिस का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, आज भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है उसने एक ऑर्डर इश्यू किया है, एक नोटिस इश्यू किया है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि आप कहां थे, इतने प्रकार की गैस रिलीज हो गई, ये तो कम गैस हुई, अगर ज्यादा होती तो बहुत ज्यादा लोग मारे जाते। और भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 21 के तहत क्या होता है, राइट टू लाइफ, ये जीवन का अधिकार होता है, किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार होता है। अगर इस तरह के गैस में पावर प्लांट से गैस रिलीज होती है, कोई मारा जाता है तो ये उसकी नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि क्या है, ये उस व्यक्ति की आप मर्डर की तरह लिया जाता है। इसका हाईकोर्ट थोड़ा क्या होता है गंभीर था, सरकार को इसके बारे में क्या दिए थे, आदेश दिए थे। तो ये आपका टॉपिक था द हिंदू से मैंने आपके लिए उठाया, जो विशाखापट्टनम में गैस कौन सी थी या क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं आपके जीवन पे, या फिर इस प्रकार के अगर पावर प्लांट्स आपके आसपास है तो आप क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सरकार इसके लिए क्या काम करती है। आपको 2 टर्म्स आपको एनडीए में एनडीआरएफ जरूर याद रखना है। तो कल और अपन ऐसे ही किसी मुद्दे पे बात करेंगे जो हिंदू में आएगा एडिटोरियल, और हो सकता है उसमें आपको एग्जाम से संबंधित उसमें आए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारा ये जो लाइव देखा उसके लिए धन्यवाद।